हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है और उस लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ये वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मीनिंग क्या होगा? यानी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ को लेके चलते हैं। यानी किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उन सब को मिला के हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वैसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पर वर्क किया उन्हीं की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो किन किन पॉइंट्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्क किया, इनको हम मोटे मोटे 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट रोड्स, नंबर 2 पॉइंट रेलवेज, नंबर 3 इनलैंड वाटरवे, देन सी लेन्स, नंबर 5 की हम बात करें तो टेलीग्राफ सर्विसेज की बात आएगी, और लास्ट बात करें तो हम लोग बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज की। यानी ये सब वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कुछ ना कुछ किया है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात माइंड में क्या आती है कि जो डेवलपमेंट इन एरियाज़ में किया गया है इसका रियल मोटिव क्या था? द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट was not to provide, the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve various colonial interest। यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो बेसिक मोटिव था वो इंडियन पर्सन्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना नहीं था, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना नहीं था। तो फिर क्या था? जो कॉलोनियल इंटरेस्ट थे उनको पूरा करना। कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इन 6 एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट किया गया। बिकॉज ब्रिटिश एडवांस से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो रोड्स बनाई गई थी इंडिया में वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक नहीं थी, तो उनको नए सिरे से काम करना था। तो ये सारा जो काम किया गया है रोड्स के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, या इनलैंड वाटरवेज़ पे, या सी लेन्स पे, या टेलीग्राफ पे, या पोस्टल सर्विसेज के ऊपर, ये क्यों किया गया? कॉलोनियल इंटरेस्ट को बेनिफिट देने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोड्स की। तो रोड्स को क्यों बनाया गया? जो मॉडर्न रोड्स बनाई इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो क्यों बनाई? उसके पीछे 2 मोटिव थे इनके मेनली। मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया, मोबिलाइजिंग आर्मी विद इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी थी उसको पूरे इंडिया के अंदर मोबिलाइज करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे अगर कहीं पे कोई इंडियंस विद्रोह कर देते हैं तो उस विद्रोह को दबाने के लिए बहुत इजीली उन आर्मी फोर्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट किया जा सकता। तो मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ये फर्स्ट मोटिव आता है। सेकेंड मोटिव क्या था? ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड, ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड से रॉ मटेरियल को लेके आना, कहाँ पे? टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक और कहाँ तक? पोर्ट्स तक। किसके लिए? टू सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड एंड अदर lucrative फॉरेन डेस्टिनेशंस। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि कंट्री साइड्स यानी भारत के बहुत दूर दराज के इलाकों से रॉ मटेरियल्स को लेके आना, और कहाँ तक लेके आना? उनको लिंक कर देना रेलवे स्टेशन से या पोर्ट से, और वहाँ से बहुत दूर जो इंग्लैंड स्थित है वहाँ पर उसको क्या करना है? हमें एक्सपोर्ट करना है। या अदर lucrative फॉरेन डेस्टिनेशंस। lucrative मीन्स क्या होता है? बेनिफिशियल, यानी ऐसे प्लेसेस जो बेनिफिट दे रहे हैं। lucrative फॉरेन डेस्टिनेशन यानी ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहे थे,
उन प्लेसों तक इस रॉ मटेरियल्स को पहुंचाना था। तो क्या रोड्स का रियल में बेनिफिट हुआ? हाँ, रूरल एरियाज़ के अंदर, या अभी जो हमने बात की वहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ, अर्बन एरियाज़ के अंदर। लेकिन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ के अंदर रोड्स का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज रूरल एरियाज़ के अंदर कच्चा रोड्स तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन ऑल वेदर रोड्स का एक्यूट शॉर्टेज रहा। ऑल वेदर रोड्स का एक्यूट शॉर्टेज रहा, यानी रूरल एरियाज़ के अंदर ऑल वेदर रोड्स ये लोग नहीं बना पाए। और इसका लॉस क्या हुआ? जब फेमाइंस या नेचुरल क्लेमिटीज़ होती थी तो रूरल के जो लोग थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। यानी रूरल एरियाज़ के अंदर रोड्स का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, और वो आता है रेलवे का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को इंडिया में स्टार्ट किया 1850 में। 1850 में इन्होंने इंडिया में रेलवे को स्टार्ट किया। और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो रियल में एक यानी इंडियंस को बेनिफिट देता है, यानी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था? तो ऐसा नहीं। यानी जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है, इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी। अगर मैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो वो आता है सोशल। यानी सोशल अगर हम देखें, सोशल ग्रोथ के रूप में देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। कैसे? इसी को समझते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रेलवे से सोशल बेनिफिट हुआ। तो कैसे हुआ? बिकॉज जब रेलवे स्टार्ट हुआ तो जो इंडियन पर्सन्स थे वो लॉन्ग जो डेस्टिनेशंस थे, यानी बहुत लंबी दूरियों को आसानी से प्राप्त करने लगे। लॉन्ग डिस्टेंसेस, ऐसे दिल्ली से किसी को तमिलनाडु जाना है तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत इजीली पूरे किए जाने। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली पूरे किए जाने लगे तो इससे दो चीज़ ब्रेक हुई, एक जियोग्राफिकल बैरियर्स और एक कल्चरल बैरियर्स। जियोग्राफिकल बैरियर्स और कल्चर बैरियर्स ये दोनों ही ब्रेक हुए, ये दोनों ही टूटे। तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कि जियोग्राफिकल बैरियर्स ब्रेक हो गए और कल्चर बैरियर्स भी क्या हो गए? ब्रेक। सोशल बेनिफिट क्या आया? ब्रेक हुए जियोग्राफिकल बैरियर्स और कल्चर बैरियर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आता है ग्रोथ ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमने पहले पढ़ा है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, रेलवे ने इसको प्रमोट किया। किसको? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जब इंडियन पीसेंट्स उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट होगा, तो जो सेलर्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं जिनको हम खाते हैं, उनकी कमी हो जाएगी। तो सेल्फ सफिशिएंसी जो विलेजेस की इकोनॉमी की थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा होने से विलेजेस के अंदर जो सेल्फ सफिशिएंसी थी फूड ग्रेन्स के लिए वो कहीं ना कहीं कम हो गई। अब चलिए, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा था और इससे एक बात तो हुई कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे थे, लेकिन उस एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी इंडियंस को नहीं हुआ। तो किसको हुआ? ब्रिटिश कंट्री को। ये हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड के अंदर, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस से मैंने आपको समझाया था। उस पॉइंट को आप लिंक करेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा।
तो रोड्स की बात की गई, रेलवेज़ की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात, हाँ एक बात नटशेल यहाँ पे आती है नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। अगर हम नटशेल की बात करें, समरी की बात करें, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेलवे का डेवलपमेंट किया है इसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसका इकोनॉमिक लॉस भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे इकोनॉमिक लॉस हुआ है और सोशल बेनिफिट हुआ है। नटशेल समरी, इकोनॉमिक लॉस है और सोशल बेनिफिट है। और अगर बिल्कुल मैं इसको कंक्लूज़न करूं तो इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा है, इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा है, सोशल बेनिफिट कम है, इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा है। अब अगर हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो बताएं इन लैंड वाटरवेज और सी लेन्स, यानी थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक साथ डिस्कस करेंगे, इनलैंड वाटरवेज और सी लेन्स। तो इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें और सी लेन्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इनएडुकेट हुआ है, इनएडुकेट, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, कम हुआ। स्पेशली अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज की तो वो अनइकोनॉमिकल था, अनइकोनॉमिकल, यानी उस पर एक्सपेंसेस बहुत किए गए लेकिन उसके बेनिफिट उतने नहीं हुए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉस्ट कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा में जो कॉस्ट कैनाल थी उसको बनाने पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए थे, लेकिन वो उतना उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा, बिकॉज उसका यूज़ उतना नहीं हो रहा था। और जब बाद में उस कोस्ट कैनाल यानी उड़ीसा कोस्ट कैनाल के पैरेलल जो रेलवे का डेवलपमेंट हो गया, उड़ीसा कोस्ट कैनाल के पैरेलल जब रेलवे का डेवलपमेंट हो गया तो उड़ीसा कोस्ट कैनाल को बंद कर दिया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये कैसा था, अनइकोनॉमिकल, बिकॉज उड़ीसा कोस्ट कैनाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंड्स देके बनाया था, तो सरकार का पैसा खर्च हुआ और सरकार ने उसी को बाद में बंद भी कर दिया, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज़। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ अनइकोनॉमिकल। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो पॉइंट आता है टेलीग्राफ सर्विसेज। अगर हम टेलीग्राफ सर्विसेज की बात करें तो ये मेनली क्यों चलाया गया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों चलाया गया था? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए टेलीग्राफ को रन किया जा रहा था। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं पोस्टल सर्विसेज। हाँ, पोस्टल सर्विसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेकेंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पोस्टल सर्विसेज का यूज़ जनरल पब्लिक को मिला है, यानी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस कह सकते हैं। एक रेलवे के अंदर सोशल बेनिफिट्स आए और एक पोस्टल सर्विसेज जिसका बेनिफिट जनरल पब्लिक को होगा। बाकी सारा जितना भी डेवलपमेंट किया गया इसका मोटिव तो कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करना ही था। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए डीडी सर विकी शर्मा को गुड बाय।